मेरा 14 साल का बच्चा मेरा पति बन गया। मैंने सोचा दूध पिलाकर सुला दूंगी, लेकिन वो बच्चा मुझे देखते के साथ ही बेड पर कूद गया और उसने मेरी चीखें निकाल दी। जिसे मैं बच्चा समझ रही थी उसने। मैं मानती हूँ मैं बहुत जिद्दी लड़की हूँ, लेकिन मैंने जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलों का सामना भी किया है। मैं हर मुश्किल, हर परेशानी हंसकर झेल लेती हूँ, लेकिन मैं किसी भी सूरत इस बच्चे को अपनी जिंदगी में स्वीकार नहीं कर सकती थी। मेरे लिए वो एक बच्चा ही था। कभी कभी हमें एक गलत फहमी में होते हैं कि जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन अक्सर चीज उसके बिल्कुल अपोजिट होती है। हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। हमारे सारे अरमान मिट्टी में मिल जाते हैं। उनमें से कुछ लोग तो उसे तकदीर का फैसला समझकर चुप कर जाते हैं और जैसा होता है वैसा होने देते हैं। लेकिन कुछ मेरे जैसे जिद्दी आदत के लोग भी होते हैं जो हर हाल में अपनी मनमानी करना जानते हैं, जो अपने आगे किसी की नहीं सुनते। उनके अंदर एक एक बात होती है और वो अपनी में ही जीते हैं। और मेरी भी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई थी, लेकिन मुझे और गुस्सा आ रहा था। मैं हर हाल में वो करना चाहती थी जैसा मैंने सोचा था। एक फैसला तो मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ था और सारी जिंदगी में इस फैसले की वजह से घुट घुट के नहीं जीना चाहती थी, क्योंकि ये मेरी जिंदगी थी और मैं ऐसी अपनी मर्जी से जीना चाहती थी। इंसान को जिंदगी एक ही बार मिलती है और इसी तरह मुझे भी एक ही बार मिली थी। मैं इसको गंवाना नहीं चाहती थी, बल्कि इसको पूरे तरीके से अपनी मर्जी के हिसाब से गुजारना चाहती थी। लेकिन ये मुनासिब नहीं हुआ था और इसी जिम्मेदार मेरी माँ थी। मेरी माँ काफी गुस्से वाले मिजाज की औरत थी और बहुत तेज निगाहें की थी। वो अपनी तेज नजर मुझ पर रखती थी। ना उनको मेरा उठना बैठना पसंद था, ना मेरा बोलना चालना, और खासकर मेरी हंसी से तो बहुत अलग किस्म की चिढ़ थी। हर वक्त हर चीज के लिए रोक देना कभी कभी मेरे अंदर आग लगा देता था। मैं उनकी इस रोक टोक से बहुत परेशान होती जा रही थी। महसूस होने लगा था कि जैसे मेरी जिंदगी नरक बन गई है, मैं किसी जंगल में कैद हूँ। ये बहुत अजीब और हैरत की बात थी, लेकिन ये सच भी है कि मैं अपनी ही माँ से सख्त उदास हो गई थी। मेरी माँ मेरी जल्द से जल्द शादी करना चाहती थी। अगर उनका बस चलता तो वो आज ही मेरी शादी कर देती और मुझे मेरे घर का कर देती। लेकिन मसला ये था कि हमारे यहाँ खानदान में ही शादियाँ होती हैं। जो खानदान से बाहर शादी करने का सोचता भी है, उसको बिरादरी से अलग कर दिया जाता है। उसकी वजह से मेरी माँ कहीं और भी मेरा रिश्ता नहीं कर सकती थी और खानदान में मेरे जोड़ का कोई भी नहीं मिल रहा था। मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन जो लड़के थे वो पहले से ही शादीशुदा थे। मेरी उम्र का कोई नहीं था। बाकी जो लड़के बच्चे थे जो मुझसे छोटे थे, मेरी माँ बिरादरी में ही मेरा रिश्ता ढूंढ रही थी, लेकिन कोई भी समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मुझ पर बिना वजह ही गुस्सा हो जाती थी। कुछ वक्त पहले की बात है, जिस बात को मैंने सबसे छुपा कर रखा हुआ था। मुझे अंदाजा नहीं था वो सबसे पहले मेरी माँ के ही सामने आएगी और मेरे लिए नरक बन जाएगी। मैं जिससे मोहब्बत करती थी वो साथ वाले गांव का था। उसका नाम अमन था। मैं उसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और वो भी मुझसे इतनी ही मोहब्बत करता था। हम दोनों बहुत खुशी खुशी एक दूसरे के साथ थे। मुझे मोहब्बत के मायने ही अमन से मिलने के बाद पता चले थे। मुझे अंदाजा नहीं था कभी कभी की जिंदगियां इतनी भी हसीन हो सकती हैं। हम दोनों को यह अंदाजा ना हुआ और हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए कि अब दूरी मुमकिन नहीं थी। एक दिन मैं उसे मिलने गई हुई थी। मुझे अंदाजा ही नहीं था मेरी माँ मुझ पर निगरानी कर रही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। जिस दिन मैं वक्त निकालकर अमन से मिलने गई, मुझे जरा अंदाजा नहीं था माँ पीछे आ जाएगी और हमें दबोच लेगी, और वो मुझे उधर से ही मारती हुई लाई थी। उन्होंने घर लाकर मेरा बुरा हाल कर दिया था। मैंने जिंदगी में इतनी मार कभी नहीं खाई थी जितनी इस दिन खाई थी। उन्होंने इस दिन ही फैसला ले लिया था वो मेरी शादी इसी महीने ही कराएगी। अब वो मुझे भले उम्र कई साल बाद हो या कई साल छोटा हो, लेकिन इस शादी इसी महीने ही होगी। मैं बहुत तेज से ही चिल्लाई। मैं शायद ही अपनी जिंदगी में कभी अपनी माँ से इतनी ऊंची आवाज में बात की हो। मैं उनके सामने निगाह नहीं उठा पाती थी। आज मैं उनके सामने खड़ी होकर अपनी मोहब्बत के लिए चीख रही थी। उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था। उन्होंने गुस्से की वजह से मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और गुस्से से गलत कर बोली, मैं तुम्हारी शादी किसी भी हाल में इस आवारा और 2 नंबर के लड़के के साथ नहीं करवाऊंगी, और तुम्हारी शादी हर हाल में मैं खानदान के अंदर होगी। खानदान से बाहर मैं तुम्हारी शादी किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप कोई रिश्ता ढूंढ के दिखाएं। मुझे खानदान में तो मेरे जोड़ का कोई दिखता ही नहीं है। मेरा कोई उम्र का है ही नहीं है। जो बड़े लड़के हैं उन सब की शादी हो चुकी है और जो बच्चे हैं वो मुझसे उम्र में छोटे हैं। मेरी माँ को मेरी जिद बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। 2 दिन तक वो इस मामले पर सोच विचार करती रही
और अगले 2 दिन के बाद उन्होंने मेरे चाचा के 14 साल के बेटे से मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी। हमारी फैमिली और हमारे चाचा की फैमिली, हम एक ही घर में रहते थे। हमारे गांव का यही सिस्टम था, सब लोग मिलजुल कर रहते थे। मेरी माँ की बात सुनकर और उनका फैसला सुनकर मैं गुस्से से पागल हो रही थी। मैंने अपनी माँ को कहा था कि मैं हर कीमत में 14 साल के लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैं मरना जरूर पसंद करूंगी, लेकिन ये शादी किसी तौर पर नहीं करूंगी। हालांकि मैं भी कोई इतनी खास बड़ी नहीं थी, मेरी उम्र भी तकरीबन 18 साल की थी। वो मुझसे उम्र में 4-5 साल ही छोटा होगा। वैसे भी गांव में छोटी उम्र में ही लड़कियों की शादी कर दी जाती है, मगर मैं अपने साथ ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरी सोच अलग थी। मैं आगे पढ़ना चाहती थी, अपनी मोहब्बत को हासिल करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती थी। लेकिन मेरी माँ ने मेरी जिद और मेरी बदतमीजियों को बर्दाश्त नहीं कर सकी और मुझे मेरे 14 साल के करजन के साथ शादी करवा दी थी। मैंने लाख हाथ पैर मारे, लेकिन कुछ भी मेरे काम नहीं आया। मेरी शादी 14 साल के बच्चे से हो गई थी, मगर मेरे दिल ने ठान लिया था कि मैं वापस जरूर आऊंगी। इस 14 साल के बच्चे की जिंदगी को मैं जहर बनाकर सबके लिए सबक जरूर छोड़कर जाऊंगी। बिना लड़की की मर्जी के शादी का अंजाम क्या होता है, लेकिन मुझे जरा अंदाजा नहीं था शादी के बाद सारा टकटा ही पलट जाएगा, क्योंकि वो बच्चा दिखाई देने वाला हकीकत में एक बच्चा नहीं था। मेरी सोच गलत साबित हुई थी। मैं जो सोच रही थी वो तो छोटा बच्चा है, इसे किसी चीज का कोई खबर नहीं होगी। मैं इसको नशे की गोलियां खिलाकर सुला दूंगी और अपने प्यार को अपने घर पर बुलाकर उसके साथ वक्त गुजारूंगी। जिस चीज में मुझे खुशी मिलती है मैं वैसा ही करूंगी, और अब मैं किसी की भी नहीं सुनूंगी। इस तरह मेरी माँ भी खुश हो जाएगी कि मैं 14 साल के लड़के से शादी कर ली और अपने घर में इसके साथ खुश हूँ, और मुझे भी अपनी मनमानी करने का पूरा मौका मिल जाएगा। लेकिन शादी की पहली ही रात ये सब महसूस होता था जैसे मेरे पाँव तले जमीन निकल गई हो, आसमान सर पर आ जाएगा। जब इस 14 साल के लड़के ने अंदर आते ही मेरे साथ वो किया जिसका मुझे अंदाजा भी नहीं था। उसने आते ही उसने मेरी सारी सोच पर पानी फेर दिया था। जिसे बच्चा समझ रही थी वो तो मुझसे भी 4 हाथ आगे निकला था। मैं सिमटी सहमी सी एक जगह पर बैठी हुई थी और वो एक समझदार मर्द की तरह खड़ा हुआ था। उसे देखकर मुझे हैरत हो रही थी कि 14 साल के लड़के को उन बातों के बारे में कैसे इतना पता है। 14 साल तो बिल्कुल छोटी उम्र होती है, यह शायद लड़के जल्दी बड़े और समझदार हो जाते हैं। मैं अंदर ही अंदर सोचे जा रही थी और अजीब सी किस्म कसम का शिकार थी। अंदर ही अंदर मैं इस लड़के को बुरा भला भी कह रही थी, क्योंकि सामने कहने की मुझ में हिम्मत और ताकत नहीं थी। अभी जो कुछ मिनट पहले हुआ था मुझ में और बर्दाश्त करने की शक्ति नहीं थी कि मैं इसको और झेलूं। मेरे तो दिमाग में भी नहीं था यह इस तरह का हो सकता है। मेरा दिल कह रहा था मैं इसका मुंह तोड़ दूं, मगर अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसकी मर्दानगी देख ली थी और अब मुझे इससे डर लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हूँ। मेरा दिल बहुत उदास था। मैंने क्या क्या प्लान बनाए थे, मैंने क्या क्या सोच रखा था, अब मुझे कुछ भी साकार होता दिखाई नहीं दे रहा था। जिंदगी में हमेशा अपनी मनमानी की थी। माँ बाप बहन भाई मेरे आगे किसी की भी नहीं चलती थी। मैं हमेशा से हुकूमत करती आई थी और अपनी मर्जी चलाना मेरा पसंदीदा शौक था। मैंने सबके प्यार का नाजायज फायदा उठाया था। जो दिल में आता था मैं कर गुजरती थी, मगर इस बार मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ था। ये पहली बार था कि कोई फैसला मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ था, मगर इस फैसले के अंदर भी मैंने अपने लिए सुकून और खुशी ढूंढ ली थी। लेकिन मेरे अरमानों पर पानी फिर गया, मगर मैं चुप बैठने वालों में से नहीं थी। मेरे सर पर अमन के इश्क का भूत सवार था और मुझे अब वो दिखाई नहीं देता था। अगर एक दिन मैं इसे देख ना लूं तो मुझे सुकून चैन नहीं मिलता था। मैं ऐसे तड़पती थी जैसे मछली बगैर पानी के तड़पती है। मेरी ये मोहब्बत जवान की थी। मैंने शुरू में कोशिश भी की थी खुद को राजी करने के लिए, पर यह मुमकिन नहीं था। शादी के बाद मुझे एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था, क्योंकि हम लोग एक ही घर में ही रहते थे। आज मेरी शादी को 1 हफ्ता पूरा हो गया था। वो 14 साल का लड़का कमरे के अंदर आते ही शेर बन जाता था और मुझ पर ऐसे दहाड़ता था जैसे मैं कोई उसकी खरीदी हुई गुलाम हूँ। मैं अपनी माँ की न सुनने वाली इस लड़के की सर झुकाकर सारी बातें मान जाती थी। कभी कभी तो मुझे हैरत होती थी मैं कैसे इसके हुक्म की गुलाम बन चुकी हूँ, लेकिन बस ये सोचकर चुप हो जाती थी कि कोई तमाशा न बने। मगर आज मैंने सोच लिया था मैं हर हाल में इसको नशे की गोलियां खिलाकर सुला दूंगी और इसके पीछे से मैं अपनी प्लानिंग पूरी कर लूंगी। मैंने इसको नींद की गोलियां दूध के गिलास में डालकर इसको खिला दी थी और अब वो सो रहा था और वो गहरी नींद में चला गया था। कुछ देर इसके पास बैठकर ही उसका अच्छी तरह से मायना लेती रही और जब मुझे यकीन आ गया कि वो सो गया है
तो मैं अपनी मोहब्बत अमन, जिसको मैं मोहब्बत करती थी, उस लड़के को फ़ोन किया और घर आने की दावत दी। मैंने एक बार फिर सोते हुए बच्चे को चेक किया, लेकिन वो सो रहा था। अब मुझे डर नहीं लग रहा था। मैं बिल्कुल बेखौफ सी खुद को महसूस कर रही थी, क्योंकि न जाने कितनी बार मैं अमन को अपने घर बुला चुकी थी। लेकिन आज थोड़ा बहुत डर उसकी वजह से था, वो भी बिल्कुल खत्म हो गया था। हमारे सारे घर वाले सवेरे सो जाते थे और काम की वजह से वो जल्दी उठते थे और घर के कामकाज करते थे, फिर जमीनों पर चले जाते थे। और यह हमारे लिए अच्छा वक्त होता था जब सब लोग जमीनों पर चले जाते थे और मैं वो छोटा सा मोबाइल जिसे मैं हर वक्त छुपा कर रखती थी, उसको निकाल कर अमन से घंटा घंटा बातें करती थी। लेकिन जब से शादी हुई थी, ये अब मुमकिन नहीं था। वो मेरे सर पर हर वक्त रहता था। मैं जब शादी से पहले बातें करती थी, उसके बाद माँ ने मेरे ऊपर बहुत सख्त नजर रखनी शुरू कर दी थी और मुझे उन्होंने रंगे हाथों अमन से बात करते पकड़ लिया था और वो अमन से मिली भी थी। मगर उनका कहना था कि वो उनको एक आंख भी नहीं भाता। और मेरी माँ मुझे बोलती थी कि मैं तुम्हारी शादी इस जैसे इंसान से हरगिज नहीं करूंगी। और आज लगता है वो बिल्कुल ठीक कहती थी। लेकिन इस वक्त मुझे सब अपने दुश्मन लगते थे। तब मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरे साथ ज्यादती कर रहे हो। मैंने सारी सोचों को रौंद डाला और अमन को कॉल करके घर आने की दावत दी। मेरे कहने की देर थी, वो एकदम ही चौंक उठा और काफी खुश हुआ और खुश होकर जोश में घर आने के लिए फौरन तैयार हो गया। मैं भी अपनी जगह से उठी और खुद का हुलिया ठीक करने लगी। मैंने खुद को बहुत खूबसूरती से सजाया और बैठ के अमन का वेट करने लगी। कुछ मिनट गुजरे होंगे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं एकदम से दरवाजे की तरफ बढ़ी और दरवाजा खोलकर साइड हो गई। सामने अमन खड़ा हुआ था। उसने आगे बढ़कर मुझे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन मैं पीछे हो गई। आज उसके अंदाज थोड़े बदले बदले से लग रहे थे, लेकिन मैंने नजरअंदाज किया और उसको अपने साथ बैठक में ले आई। उससे थोड़ा सा फैसले पर बैठ गई। वो मुझे बताने लगा कैसे वो इतना दिन मुझसे दूर रहा है। मैं भी बदलने में उसको अपने साथ हुई सारी बातें सुनाने लगी। उसने मेरे हाथ पकड़े और नरम लहजे में बोला, अगर तुम मुझे अपना सब कुछ मानती हो, अपनी मोहब्बत समझती हो, मेरे अलावा किसी की नहीं सकती हो, आज पूरे तौर पर मेरी हो जाओ। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई थी। मैंने नासमझी से उसकी तरफ देखा। वो शायद मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव से पहचान गया था कि मुझे बात समझ नहीं आई है। वो और मेरे करीब हुआ और एक बार फिर उसी अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे साथ रिश्ता कायम करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। वो यह बोलकर अपना हाथ मेरे चेहरे की तरफ बढ़ाने लगा, लेकिन मैं उसकी बात सुनकर 2 कदम करंट खाकर दूर हुई और बेचैनी लहजे में बोली, अमन, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें अंदाजा है तुम किस किस चीज की बात मुझसे कर रहे हो? मेरे लहजे में हैरत ही हैरत थी, क्योंकि मैंने अमन को कभी ऐसा नहीं देखा था। वो एक बार फिर थोड़ा बिगड़े अंदाज में कहने लगा, देखो, हम जब तक ये सब नहीं करेंगे, तुम्हारे घर वाले किसी तौर पर राजी नहीं होंगे। हमें ये कदम उठाना ही पड़ेगा। वो और मेरी तरफ खिसका। मैं थोड़ी पीछे की तरफ हो गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक बार फिर बोला, एक वक्त बाद तो हमने एक ही हो जाना है, क्यों ना आज ही हो जाए? मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ। वो बोलकर मुझे अपने सीने से लगाने लगा, लेकिन मैं एकदम उसको अपने से दूर झटका और गुस्से से लाल होते हुए बोली, अमन, पागल मत बनो। हमारा रिश्ता बहुत पवित्र है, इसको गंदा मत करो। पहले मैं अपने पति से तलाक लूंगी, उसके बाद तुमसे अपना रिश्ता कायम करूंगी। उससे पहले मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं चिढ़कर कहा। उसने जैसे मेरी बात को नजरअंदाज किया और मेरे करीब आने लगा। उसके हाथ अपनी शर्ट के बटन पर थे और दूसरा हाथ वो मेरी दुपट्टे की तरफ बढ़ाने लगा था। मैं एकदम ही डर गई थी। मैं कितनी भी समझदार और तेज थी, लेकिन थी तो एक लड़की ही। जब बात इज्जत की आई तो मैं एकदम डर से पीली पड़ गई थी। मैं डर कर अपने चेहरे पर दोनों हाथ रख लिए थे और डर से कहीं खो गई थी। लेकिन एकदम एक धड़ाम की आवाज पर मैंने चेहरे से हाथ हटाकर देखा तो सामने ही मेरा 14 साल का पति के हाथ में एक डंडा थामे खड़ा था, जो उसने जोर से अमन की पीठ पर मारा था, जिसके बदले वो लड़खड़ाकर नीचे जमीन पर गिर गया था। मैंने हैरानी और बेचैनी निगाहों से देखा था उसको। तो मैं खुद अपने हाथों से नींद की गोलियां देकर आई थी, फिर ये कैसे यहाँ मौजूद हो सकता था? अमन हड़बड़ाकर उठने लगा, लेकिन मेरे पति ने एक बार फिर पूरी ताकत से एक और डंडा उसके पांव पर मार दिया और एक के बाद एक डंडे मारता गया। आज जिसको मैं हमेशा से बच्चा समझती आई थी, जिसको मैं पति नहीं मानती थी, जिसके साथ मैं गद्दारी कर रही थी, उसकी अमानत में गलत करने की कोशिश कर रही थी, उसने आज मेरी इज्जत की हिफाजत की। मुझे दूसरों के सामने जलील और रुस्वा होने से बचा लिया। मेरे 14 साल के पति ने मेरी इज्जत की हिफाजत कर ली थी। उसमें मेरा रक्षक होने का सबूत दे दिया था। अमन को मार मार के बेहाल करने के बाद उसने उसको धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया था।
जब वो पलटा तो मैं कोने में सहमी हुई बैठी थी। उसकी नजर मुझ पर गई और वो लंबे लंबे कदम उठाता हुआ मेरे करीब आया और मेरा मुंह अपने हाथों से दबोचा और मेरे कान के करीब झुककर तेज से कहा, मिल गया सुकून अपनी इज्जत को रौंद कर, मेरी इज्जत को दागदार, मिल गया तुम्हें सुकून। वो इतनी जोर से गिर रहा था, एक पल को मुझे लगा वो 14 साल का नहीं था, 20 साल का हो। मुझे अपने कान के पर्दे फटते हुए महसूस हो रहे थे। मैंने घबराकर उसकी तरफ देखा। मैं अभी कुछ बोलने के लिए होठ खोलती, उसने एक घूमता हुआ थप्पड़ मेरे सीधे गाल पर मार दिया। उसकी गूंज मुझे आज भी अपने कानों में गूंजती हुई महसूस होती है। उसका हाथ नहीं हथौड़ा था जिसने मेरे होश उड़ा दिए थे। मैंने बेचैनी से गाल पर हाथ रखा। वो थप्पड़ मारने के बाद भी सुकून में नहीं आया था। वो डंडे की तरफ गया और हाथ में डंडा था, मेरी तरफ आया। मैंने घबराकर उसके पांव पकड़े और गिड़गिड़ाती हुई रोने लगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं कभी तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं करूंगी, हमेशा तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करूंगी, जैसा तुम कहते आए हो वैसा करूंगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी। प्लीज मुझे मत मारो। मैं उसकी मिन्नतें करने आ गई क्योंकि इस वक्त उसकी आंखों में खून सवार था और मुझे करने का कोई शौक नहीं था। उसने मुझे एक खूंखार निगाह से देखा और मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में धकेल कर बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। दरवाजा लॉक होते ही मैं चीखने लगी कि दरवाजा लॉक मत करो, दरवाजा खोल दो। लेकिन वो एक भी नहीं सुन रहा था, बस बाहर बैठा रहा। काफी देर मैं भी चीखती चिल्लाती रही लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला और कुछ मिनट बाद मैं भी थक कर बैठ गई और सबके आने का इंतजार करने लगी। जैसे ही सब घर के लोग आए और बाहर खड़ा देखा और उसको इतना गुस्से में देखा तो सब फिक्रमंद हो गए, पूछने लगे घर में क्या हुआ है। मुझे बाहर से सबकी आवाज अपने कानों में महसूस हो रही थी लेकिन मैं खामोश थी। मुझे पता था थोड़ी देर में दरवाजा खुलेगा और मुझे सब घर वाले मिलकर मारेंगे। मेरे होश उड़ गए थे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं दरवाजे पर कान लगाकर बैठी हुई थी। कुछ मिनट और गुजरे और मेरे पति की गुस्से से भरपूर आवाज मेरे कान में आई। वह अपने आप से बोल रहा था, कुछ नहीं हुआ, एक बेगैरत घर में घुस आया था और घर की कीमती चीजों को अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन शुक्र है मेरी वक्त पर आंख खुल गई और मैंने उसको मार मार कर भगाया। उसकी आवाज मेरे कानों में आ रही थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मैं क्या सुन रही हूँ। यह मेरे बारे में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। मेरे कान में बस एक ही बात बार बार गूंज रही थी, हमारी कीमती चीजों को लेने आया था। यानी मैं कीमती चीज हूँ जिसकी माँ उसको बार बार मारती थी, जिसकी माँ इसको चालबाज 2 नंबर की बोल बोल कर मारती थी। वो कैसे कीमती हो सकती है। इसीलिए मेरी हिफाजत की, मेरी इज्जत की परवाह करते हुए सारे घर वालों के सामने मेरा राज नहीं खोला। मेरी हरकत पर वो पर्दा डालकर गया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था वो मेरा 14 साल का पति है जो मुझ पर इतना हुक्म चलाने की कोशिश करता आया है, मुझे बिना वजह जलील पर जलील करता है। आज उसने मेरा रक्षक बनकर मेरी इज्जत की हिफाजत की और मेरा मन भी घर वालों के सामने नहीं तोड़ा। सब कुछ खुद ही हैंडल कर लिया। मैं खुद को जमीन में गड़ा हुआ महसूस कर रही थी, जिसे मैं इतनी नफरत कर रही थी, जिसको मैं बात बात पर जलील और रुस्वा करने की कोशिश कर रही थी। उसने ही मेरी इज्जत की हिफाजत की और घर वालों के सामने मेरा मन भी बरकरार रखा। यही एक बार मेरे दिल में बार बार गर्दिश कर रही थी। मैं भी रोती रोती एकदम ही अपने रब से माफी मांगने लगी थी। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे, मैं चारों कतर रोए जा रही थी। आज मेरी आंखें खुल गई थी। पति पत्नी का रिश्ता ही ऐसा होता है, गैर मर्द ही होता है। आज मुझे यह बातें, यह चीज, यह सब कुछ समझ आ रही थी। मैं काफी देर ऐसे ही रोती रही और फिर मैं अपने पति का इंतजार करने लगी और आज मैं उनके लिए तैयार भी हुई थी। वो तकरीबन शाम के वक्त कमरे में दाखिल हुए। मैंने नोट किया था उसके माथे पर बल अभी भी थे। वो सीधे जाकर बेड पर बैठ गए। उसने मुझे एक बार भी नहीं देखा था। मैंने आंखों में आई नमी को कहीं अंदर ही उतरा था और कदम उनकी तरफ बढ़ाए थे और बहुत अच्छे लहजे में उनसे बोली, क्या आप मुझे अभी भी नाराज हैं? उसने अभी तक मुंह नहीं देखा था। वो सामने वाली दीवार को देखने में बिजी था। मैं बिना कुछ सोचे समझे बेड से नीचे बैठी और अपने कांपते हुए हाथ उसके पांव पर रखे। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मेरे आंसू आंखों से सैलाब की तरह बह रहे थे और मेरे लहजे में भी लड़खड़ाहट थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गई थी पति के रिश्ते से बढ़कर कोई नहीं होता। मैं जानती हूँ मेरी गलती ऐसी है जिसकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्लीज बस ये एक गलती समझकर माफ कर दो। मैं इसके पाँव में गिड़गिड़ाती रही थी और मुझे बेचैनी निगाहों से देख रहा था। मैं रोती रोती अपना माथा उसके पाँव पे रख दिया। चंद मिनट बाद जैसे वो होश में लौटा था और उसमें करीब होकर मेरे सर पर अपना एक हाथ रखा और नरमी से बोला, चुप हो जाओ। गलती सबसे होती है, लेकिन जो गलती को माफ कर ले और माफी मांग ले वो बड़ा होता है। मैं तुमसे ना ही नाराज हूँ, अब ना ही गुस्सा हूँ। आओ ऊपर आ जाओ, नहीं
जमीन पर नहीं बैठो। इसके लहजे में अपनापन देखकर मेरी आंखों से आंसू गिर पड़े थे। मेरा अपने हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और मुझे नरम लहजे में बोला, आइंदा कभी ये गलती नहीं करना, हर बार माफी नहीं मिलेगी। और मैं अपने पति के साथ खुशी खुशी रहने लगी हूँ। धन्यवाद।